ओके, तो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम ये टू कर्ब द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कंजर्वेशन का है वाइल्ड लाइफ पे। वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक का है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ का है, 1992 में रिवर समिट में बना था। फाइनेंशियल मैकेनिज्म में पांच चीज़ों की CBD, UNFCCC, UNCCD और स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन, SM स्टॉकहोम मिनामाटा। बायोगैस क्या है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, O2 के ऑप्शंस में इसमें CH4 बनता है, CO2 बनता है, H2S बनता है। तो ये दोनों है दो के मल्टीपल में, CH4, CO2, H2S। ओके, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट डिसेंट्रलाइज फॉर्म का असेसमेंट है। दो कैटेगरी होते हैं, कैटेगरी ए कैटेगरी बी, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। ओके, अब इन दोनों में ही इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी भी होती है और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी भी होती है। और अब उसके बाद देखो स्टेट और सेंटर दोनों लेवल पे होती है। उसके 3 साइकिल हैं। पहला है स्क्रीनिंग, देन स्कोपिंग, देन पब्लिक हियरिंग, देन अप्रेजल। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, SC, ओके, देन पब्लिक हियरिंग और लास्टली हम अप्रेजल करवा देंगे। और देखो कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स और कैटेगरी बी में भी दो कैटेगरी बनती हैं, B1 एंड B2। तो कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट एंड कैटेगरी B1 के प्रोजेक्ट इनमें मैंडेटरी है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जबकि इसमें स्क्रीनिंग नहीं होती है। B2 वाले में क्या होता है कि इसमें इम्पैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी नहीं है। ओके, रेड डेटा बुक दोनों के लिए होती है, प्लांट्स के लिए भी होती है, एनिमल्स के लिए भी होती है। और रेड डेटा बुक में जो थ्रेटेंड स्पीसीज होती है उसमें 3 कैटेगरी होती हैं। पहला है वल्नरेबल, देन इंडेंजर्ड, देन क्रिटिकल एंडेंजर। अभी तीनों में जो अगर हम रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन के नाम पे देखें तो लास्ट 10 साल में वल्नरेबल में 50% ज़्यादा घट चुकी है। इंडेंजर में लास्ट 10 साल में मोर देन 70%, क्रिटिकल इंडेंजर में लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 90%। वल्नरेबल में क्या है, पॉपुलेशन की साइज़ 10,000 से कम है। इंडेंजर में पॉपुलेशन साइज़ 250 से कम है। एंड क्रिटिकल इंडेंजर में पॉपुलेशन साइज़ 50 से भी कम है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल हैं। ओके, तो शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 शेड्यूल 2 इनमें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है। शेड्यूल 3, 4 में उतना प्रोटेक्शन नहीं है। शेड्यूल 5 क्या होता है, वर्मिंग्स होता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट पहले डिक्लेयर करती है, देन उसके बाद जाके सेंटर करती है, उस रिक्वेस्ट करती है सेंटर से, देन सेंटर डिक्लेयर कर देती है। ये एरिया स्पेसिफिक, स्पीसीज स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक होता है। शेड्यूल 6 क्या होता है, ये प्लांट्स के लिए होता है। प्लांट्स को प्रोहिबिट करते हैं, उसके कल्टीवेशन को, सेल को, कलेक्शन को और ट्रेड को। ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, जब वैसे जो CO2 का प्रोडक्शन होता है उसमें जो एंथ्रोपोजेनिक CO2 प्रोड्यूस होती है उसका 1/3 लगभग ओशन ही एब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए ओशन एक तरह से बफर का काम करता है। अब CO2 और H2O जब मिलते हैं तो 3 चीज़ बनती है। ओके, पहला कार्बोनिक एसिड, दूसरा बाइकार्बोनेट आयन, तीसरा कार्बोनेट आयन। तो उसमें H+ आयन का प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर देन कार्बोनेट आयन का। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2:1 का रेशियो प्रोड्यूस हो रहा है। तो कार्बोनेट आयन तो इंक्रीज कर रहा है, कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, और जो रिलेटिव कंसनट्रेशन है जो कार्बोनेट आयन का वो कम हो रहा है। हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन बढ़ता है, कार्बोनेट आयन का कंसनट्रेशन घटता है। ठीक है, अब कैल्सिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना स्केलेटन जो बना और सेल बनाते हैं वो कैल्सिफिकेशन प्रोसेस का यूज़ करके बनाते हैं। कैल्सिफिकेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कार्बोनेट आयन का प्रेजेंट होना। जैसे जैसे कार्बोनेट आयन कम होता है तो कैल्सिफिकेशन प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। सैचुरेशन ऑरिजिन क्या होता है, सैचुरेशन ऑरिजिन क्या होता है कि मान लो ये समुद्र है, ठीक है, तो ये सैचुरेशन ऑरिजिन है, तो इसके ऊपर वाला क्या है, ओवर सैचुरेटेड है, ये अंडर सैचुरेटेड है। अंडर सैचुरेटेड में जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा वहाँ पे उसके स्केलेटन में स्केलेटन घुलने लगेंगी। जो ओवर सैचुरेटेड होगा वहाँ पे स्केलेटन घुलती नहीं है। और जैसे जैसे एसिडिफिकेशन होता है तो जो ओवर सैचुरेटेड लेयर है ये शैलो होती जाती है, मतलब ये अपवर्ड मूवमेंट होता है वर्टिकली। और जैसे मान लो कि पहले अगर कोई एनिमल यहाँ था, ऑर्गेनिज्म यहाँ था, उसका तो स्केलेटन सही होगा, घुलेगा नहीं। बट अभी क्या हुआ कि जो एसिडिफिकेशन हो गया तो ये लेयर थी ये यहाँ आ गई है, तो अभी सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना ये घुलने लगेंगे। ठीक है, अब तो एसिडिफिकेशन लीड टू स्पिल ओवर ऑफ द ओवर सैचुरेटेड लेयर ईच ईयर। अब अपवेलिंग क्या होता है कि अपवेलिंग में कोल्डर वाटर, मोर न्यूट्रिएंट्स एंड मोर CO2 तीनों ही मतलब अपवेलिंग में ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन टेक्स अपर, तीनों ही ऊपर आ जाते हैं। अब जैसे मोर CO2 ऊपर आ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम वही क्रिएट हो गई एसिडिफिकेशन की।
फिर क्लासिफिकेशन वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जो ओवर सेचुरेटेड लेयर है वो अंडर सेचुरेटेड की तरफ बढ़ने लगेगी। ठीक है। एरोसोल क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड लिक्विड दोनों हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं, और ये सस्पेंड हो सकते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं ऑन गैसेस में भी और एयर में भी। नेचुरल हो सकते हैं कैसे, फॉग है, डस्ट है, फॉरेस्ट, और एंथ्रोपोजेनिक कह सकते हैं हेज है, पर्टिकुलर मैटर, स्मोक। ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स ऑन गैस एंड एयर। ठीक है। एरोसोल की स्टडी में पाया गया है कि ये रिस्पॉन्सिबल श्रिंकिंग ऑफ द मानसून के, पहला बात। दूसरा क्या है, स्टडी सजेस्ट करती है कि जो एरोसोल हो सकता है ये कुड बी मोर डेंजरस रीजन हो सकता है फॉर द क्लाइमेट चेंज देन ग्रीन हाउस गैसेज। एरोसोल का इम्पैक्ट क्लाउड फॉर्मेशन में भी होता है, बिकॉज एरोसोल कंडेंसेशन न्यूक्लिया की तरह वर्क करते हैं जहाँ पे वाटर कंडेंस हो सकता है। एरोसोल कैन ऑफसेट द वार्मिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। कैसे कि क्योंकि एरोसोल जो पक्के पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें से हीट का रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से वो कूलिंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस क्या है, नेचुरल फिनोमिना है, ज़रूरी भी है, अदरवाइज जो अर्थ का टेम्परेचर -19 डिग्री सेल्सियस होता, बट करेंटली 15 डिग्री सेल्सियस है और हैबिटेबल है। बट ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो एंथ्रोपोजेनिक नेचर की होती हैं उसकी वजह से जो वार्मथ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो सन से हमें लाइट आती है वो जो सन से आती है वो शॉर्ट वेव लेंथ की लाइट आती है। शॉर्ट वेव मतलब लेमडा कम होता है और न्यू ज़्यादा होता है। न्यू ज़्यादा होगा मतलब E=H न्यू, एनर्जी ज़्यादा होगी। जो सन से जो रेडिएशन आती है वो शॉर्ट वेव होती है, बट उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। जो सन से जो भी रेडिएशन आती है मोर देन 50%, दैट इज 70% एब्जॉर्ब कर लेता है और 30% रिफ्लेक्ट करता है। जो भी 70% एब्जॉर्ब करता है फिर बाकी उसी का एमिशन होता है रेडिएशन के फॉर्म में, तो इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में होता है जो कि लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं, और जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ को ट्रैप कर लेती हैं। ग्रीन हाउस गैस के कुछ एग्जांपल देख लो, वाटर वेपर, CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SFCs, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन एंड ओजोन भी एग्जाम्पल है। ठीक है। ओजोन भी एग्जाम्पल है, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन भी एग्जाम्पल है CH4 के, मतलब वो ग्रीन हाउस गैस के। वाटर वेपर केवल मतलब इंसान के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज जो वार्मथ बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैस की वजह से, तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो रहा है। CO2 क्या है कि ये मैनमेड तरीके से भी प्रोड्यूस होता है और ये नेचुरल तरीके से भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कम कर लेते हैं इसको। हाँ, CO2 क्या है, मैनमेड तरीके से प्रोड्यूस होता है और नेचुरल तरीके से भी प्रोड्यूस होता है। अब देखो, ठीक है, मैनमेड तरीके से प्रोड्यूस होता है, नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस होता है। एक मिनट। अब जैसे जो CO2 का जो मैनमेड तरीके से प्रोड्यूस होता है उसका एग्जाम्पल है कंबशन है, फॉसिल फ्यूल का, गैसोलीन का, डीजल का जो कंबशन हो जाता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है CO2, प्रोडक्शन होता है अगर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में तो CO2 प्रोड्यूस होता है। अब जो ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल के कुछ एग्जांपल देख लो, ब्लैक कार्बन सबसे नीचे, फिर CO2, देन CH4 और N2O, देन HFCs, PFCs एंड SFCs। तो ये एक मतलब पूरा कैटेगराइजेशन हो गया। मीथेन नेचुरल भी पाया जा सकता है और ह्यूमन इंड्यूस भी होता है। मीथेन में एग्जांपल क्या है, वेटलैंड जो नेचुरल होता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया ये भी नेचुरल होता है। ह्यूमन इंड्यूस क्या होता है, एग्रीकल्चर में से होगा, लाइव स्टॉक से होगा, लाइव स्टॉक में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वहाँ होता है, एनिमल मैन्योर में होता है, इंडस्ट्री सेक्टर में भी होता है। जैसे जब CH4 होता है वो प्राइमरी सोर्स है नेचुरल गैस का, CH4 प्राइमरी सोर्स है बायोगैस का, उसका ट्रांसपोर्टेशन अगर वगैरह होगा तो भी लीक हो जाता है। एंड देन जो लैंडफिल्स होती हैं उसमें भी हम CH4 प्रोड्यूस होता है। और N2O देखो, N2O नेचुरल सोर्स भी होता है N2O का, एंड ह्यूमन सोर्स भी होता है। नेचुरल सोर्स में जो बैक्टीरिया जो ब्रेक डाउन करते हैं नाइट्रोजन को इन सॉयल या फिर ओशन में, तो वहाँ पे N2O रिलीज़ होती है। ठीक है। अब देखो ह्यूमन इंड्यूस में क्या होता है कि जब नाइट्रोजन ऐड करते हैं सॉयल में थ्रू द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, उस समय N2O प्रोड्यूस होती है। देन ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजन इन लाइफ स्टॉक मैन्योर एंड यूरिन, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में N2O इमिट होता है जब ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल बर्न होता है। इंडस्ट्री में N2O रिड्यूस होता है, फिर नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। ठीक है। रिमूवल कैसे हो सकता है, रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर व्हेन 3 तरीके से रिमूवल हो सकता है। पहला N2O का रिमूवल 3 तरीके से हो सकता है। पहला क्या है, बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब बाय द सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा क्या है, डिस्ट्रॉयड बाय UV रेज को डिस्ट्रॉय कर दें। तीसरा केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन से हो सकता है। तो 3 तरीके से रिमूवल हो सकता है, बैक्टीरिया का उसको ऑब्जर्व कर ले, डिस्ट्रॉय हो जाए बाई यूवी रेस, या फिर केमिकल रिएक्शन हो जाए। फ्लोरिनेटेड गैसेस क्या होता है कि सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से इमिट होती है, ये मैन मेड ही होती हैं, और इसमें डिप्लीटिंग सब्सटेंट ओजोन का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय कैसे होती हैं, रिमूव होती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर व्हेन दे डिस्ट्रॉयड बाय द सनलाइट, जब सनलाइट ही इन्हें डिस्ट्रॉय करती है तभी ये रिमूव होती हैं। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, SFCs, PFCs एंड HFCs, 3 कैटेगरी ये होती हैं। ठीक है, अब जो इसमें देख लो HFCs जो होता है, ये इस HFCs में क्या होता है कि ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो नहीं है, इसीलिए इसको एज ए रिप्लेसमेंट यूज किया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पर। बट ये क्या है, इसमें ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तभी किगाली एग्रीमेंट में इसको लाया गया था। ब्लैक कार्बन क्या होता है, ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से पैदा होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। ओके, तो जहाँ पर भी होते हैं ये क्या करते हैं, सरफेस के एल्बिडो कम करते हैं, रिफ्लेक्टिविटी कम करते हैं और सन रेज को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, बायोमास की बर्निंग, कुकिंग ऑफ सॉलिड फ्यूल या फिर डीजल एक्सॉस्ट, इस तरह के चीज़ों से ये निकल इनकम्प्लीट कंबशन होता है इन सब में, और ये प्रोड्यूस करते हैं ब्लैक कार्बन्स को। ठीक है, अब अगर ये कहीं भी अगर ग्लेशियर्स में होंगे तो वहाँ ये मेल्टिंग कार्ड बनेंगे, अगर ये कहीं क्लाउड उसमें होंगे तो ये डिस्टर्ब करेंगे रेनफॉल्स को, क्योंकि क्लाउड में होंगे वहाँ पे सिर्फ सनरेज को ये एब्जॉर्ब करेंगे, एंड देन एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो वो पूरे सिस्टम है इक्विलिब्रियम वो उसको गड़बड़ करेंगे ये लोग। कुछ इसका लाइफ टाइम क्या है, कुछ दिन, सेवरल डेज। एंड बायोलॉजिकल कार्बन देखो, ब्राउन कार्बन में क्या है, ब्राउन कार्बन का सारा काम वही है जो ब्लैक कार्बन का है, बट दे आर नॉट सूट, बस इतना ही एग्जांपल है कि ये सूट नहीं है। और ब्राउन कार्बन और जो ब्लैक कार्बन दोनों को ही ग्रीन हाउस गैस में रिफर करते हैं। ठीक है, अभी देखो एक फिर से देख लेते हैं हम जो पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल, CO2 देन CO2 देन CO2 देन N2O देन HFCs, PFCs, SFCs। मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब कार्बन कैप्चर करो देन स्टोर करो। सिंक का मतलब होता है एब्जॉर्ब कार्बन, जहाँ जो चीज़ कार्बन को एब्जॉर्ब करती हो वो नेचुरल भी हो सकती है। नेचुरल अगर देखें तो सॉयल है, ओशन है, यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है कार्बन। आर्टिफिशियल देखें तो डिप्लेटेड ऑयल रिजर्व्स हैं, अनमैनेबल माइंस हैं। अब सिक्वेस्ट्रेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ओशन सिक्वेस्ट्रेशन। टाइप ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन में ओशन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब क्या है कि कार्बन ओशन में कार्बन स्टोर हो रहा है। जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल पोर स्पेस बने हुए हैं जो चट्टानों में वहाँ पर स्टोर हो रहा है। और जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब थेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि इन सॉयल और वेजिटेशन में स्टोर हुआ। ठीक है, ओशन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब ओशन में स्टोर हुआ, जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन मतलब चट्टानों में स्टोर हुआ, एंड टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन मतलब ऑयल एंड वेजिटेशन में स्टोर हुआ। मैकेनिज्म क्या क्या है सिक्वेस्ट्रेशन की, पहला हाइड्रोलॉजिकल ट्रैपिंग, मतलब CO2 को ट्रैप करो एज ए गैस एंड सॉल्युबल देन स्टोर कर दो। सॉल्युबल ट्रैपिंग मतलब CO2 को डिजॉल्व करो वाटर में या फिर ऑयल में, देन उसको स्टोर करो। मिनरल कार्बोनेट में क्या होता है कि उसको एक मिनरल या मोर स्टेबल फॉर्म बना दो उस चीज़ का, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, देन स्टोर करो। अब देखो 4 तरह के कार्बन होते हैं, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ये दोनों हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस गैस में। और ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन ये दोनों क्या है, सिक्वेस्ट्रेट करते हैं जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है उसको। ग्रीन कार्बन क्या है कि जो भी कार्बन रिमूव हुई फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर हो गई प्लांट में एंड सॉयल में, तो वो उसे बोलें ग्रीन कार्बन। ब्लू कार्बन क्या होता है कि ये जो मरीन जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो कार्बन सिंक बनती है उसे ब्लू कार्बन बोलते हैं। तो कोस्टल इकोसिस्टम जो का एग्जांपल देखो, मैंग्रोव्स, टाइडल मार्सेस, ये सब है। तो जो कोस्टल इकोसिस्टम होता है उसकी जो सिक्वेस्ट्रेशन की एबिलिटी होती है वो मेच्योर रेन फॉरेस्ट से भी कहीं ज़्यादा होती है, मेच्योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी कहीं ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेट 5 गुना ज़्यादा होती है। तो जब ये जो कोस्टल इकोसिस्टम होते हैं जब ये डिस्ट्रॉय होते हैं तो दे नॉट ओनली स्टॉप द सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस बट दे ऑल्सो बिकम द न्यू सोर्स ऑफ कार्बन इमिशन, बिकॉज जो उसमें स्टोर होता है वो इमिट होने लगता है। अब देखो कुछ जियो इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट जैसे कॉपी ऑफ वोल्केनो, तो वोल्केनो में क्या होता है कि SO2 रिलीज होती है और वो क्लाउड क्रिएट करती है और वो क्लाउड ब्लॉक करता है सनरेज को। तो ये आइडिया था कि CO2 को आर्टिफिशियली हम बनाएंगे, बट H2S
जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके CO2 की जगह पे H2S यूज़ करो, जो बेटर ऑप्शन है कंपेयर देन SO2, एंड डू द सेम थिंग। शूट ऑफ द मिरर, मतलब एक मिरर बनाओ जिससे कि जो सनराइज वो रिफ्लेक्ट होगी। सीड द सी विथ आयरन, आयरन से सीड कर दो, जो फाइटोप्लैंक्टन के अराउंड काफ़ी ज़्यादा पैदा हो जाएंगे और वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, देन वो एब्जॉर्ब करेंगे CO2 एंड रिलीज करेंगे O2। वाइटन द क्लाउड, क्लाउड को वाइट कर दो ताकि रिफ्लेक्शन उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, अगला उसका है कि जो क्या है, बिल्ड द फैक्ट्री बनाओ। सिक्वेस्ट्रेशन जो CO2 होता है उसका यूज़ क्या करते हैं, हार्टिकल्चर में यूज़ करते हैं, नीड CO2 फॉर द ग्रीन प्लांट्स, और दूसरा ड्राई आइस के फॉर्मेशन में करते हैं। इक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि सॉल्ट के आधार पर अगर हम इक्वेटिक इकोसिस्टम को डिवाइड करें तो पहला इनलैंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जिसमें सॉल्ट का कंटेंट लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000 है। मरीन इकोसिस्टम में सॉल्ट का कंटेंट मोर देन 35 ppt है, और ब्रैकिश इकोसिस्टम में सॉल्ट का कंटेंट 3 से 35 ppt है, ठीक है। इक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जोन ऑफ ऑकरेंस कौन कहाँ पाया जाता है इसके आधार पर डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूस्टन, न्यूस्टन में ऐसा आता है, न्यूस्टन मतलब सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। बेंथोस मतलब जो बॉटम में पाए जाते हैं। फिर प्लैंकटन क्या होता है कि दे हैव उनकी लिमिटेड लोकोमोटिव पावर होती है। दे फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम एक्सेप्ट सर्टेन स्विफ्ट मूविंग वाटर एंड दे डिस्ट्रीब्यूट, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन कंट्रोल बाय द कंट्रोल किया जाता है बाय द जो करंट होता है उसमें एक्वेटिक सिस्टम में, उसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है। नेक्टन्स क्या आता है, दे आर द स्विमर्स होते हैं ये, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये करंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं होता है, दे कैन ओवरकम द करंट, ओके। एंड पायरोप्लैंक्टन क्या होता है कि ये उन सब के प्लांट्स में या स्टेम में पाए जाते हैं, जो ये ऑर्गेनिजम्स उन सब के प्लांट से स्टेम पाए जाते हैं जिन प्लांट्स का रूट मतलब एकदम नीचे बॉटम से होता है, उनके स्टेम में या उनके लीव्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एल्गी एंड एसोसिएटेड ग्रुप, ठीक है। सनलाइट के आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया हमने। फोटिक जोन जहाँ पर लाइट जाती है, ओके, वो एरिया कहाँ से कहाँ तक माना जाएगा। फोटिक जोन कहाँ से कहाँ तक मानते हैं, सरफेस से लेकर सरफेस में जो भी अमाउंट लाइट जा रही है उसका 1% तक जिस लेवल तक जाएगी वो सारा फोटिक जोन आएगा। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हम CO2 को लेते हैं और O2 बनाते हैं, और रेस्पिरेशन में मतलब होता है कि हम O2 को लिए और CO2 रिलीज़ किए, ठीक है। एक फोटिक जोन क्या होता है कि जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पर क्या होता है ट्रांसपोर्ट, जहाँ वहाँ रेस्पिरेशन केवल होगा, वहाँ फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता है, तो केवल रेस्पिरेशन होगा। विंटर के लिए क्या होता है कि जो पॉन्ड है या कोई भी वाटर बॉडी है उसके सरफेस पे एक आइस की लेयर हो गई है और अब लाइट नीचे तक पहुंच नहीं पा रही, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, केवल रेस्पिरेशन हो रहा है और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाता है और फिश मर जाती हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में इंटर कैसे करती है, पहला एयर वाटर एयरफेस से, दूसरा फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। डिजॉल्व ऑक्सीजन एस्केप कैसे करती है, एयर वाटर इंटरफेस से या फिर थ्रू रेस्पिरेशन से, ओके। टेम्परेचर और डिजॉल्व ऑक्सीजन का रिलेशन क्या है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती जाती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी बढ़ेगी, उसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में, तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन डिजॉल्व होने लगता है, ठीक है। अब अगला देखो, इस स्पेसिफिक हीट जो होती है वो वाटर की ज़्यादा होती है कंपेयर देन टेरेस्ट्रियल। तो ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें बहुत हीट देनी पड़ेगी वाटर में, और जो टेरेस्ट्रियल होता है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कम हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तभी तो जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है उनका टेम्परेचर टॉलरेंस की लिमिट बहुत नैरो होती है, ठीक है। क्राइटेरिया जो वेटलैंड होता है उनका क्राइटेरिया क्या है आइडेंटिफाई करने का, पहला क्या है कि द साइट रेयर एंड यूनिक वेटलैंड टाइप की होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि वहाँ वल्नरेबल, इंडेंजर, क्रिटिकल इंडेंजर ये सब स्पीसीज होनी चाहिए, या फिर वो रेगुलरली सपोर्ट कर रही है मोर देन 20,000 वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करती हो, या फिर वहाँ पे किसी वन स्पीसीज़ की अप्रॉक्सीमेट 1% की इंडिविजुअल स्पीसीज़ भी वहाँ आती हो। अगर ये सब कोई क्राइटेरिया मिलता है तो इसको तो क्लासीफाई कर लेंगे वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में। अभी देखो लेक में 3 जोन बनते हैं, लिटोरल जोन ये हो गया, लेमेंटिक जोन जहाँ लाइट जा रही है, प्रोफाउंडो जोन जहाँ लाइट नहीं जा रही है, और बेंथिक जोन जो सबसे नीचे वाला है, ठीक है।
मैंग्रोव्स में क्या होता है, मैंग्रोव्स लिटोरल प्लांट्स होते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों पाए जाते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। बेस्ट लोकेशन क्या होती है, जहाँ पे सिल्ट हो, ओके, विच ब्रॉट डाउन बाय रिवर या फिर कुछ सैंडी बीच हो। तो इन सब लोकेशंस में क्या होता है कि मैंग्रोव ज़्यादा होते हैं, एंड एडॉप्शन टू द सैलिनिटी स्ट्रेस एंड वाटर लॉक्ड एनारोबिक मड। जो मैंग्रोव्स होते हैं सैलिनिटी स्ट्रेस वो अडॉप्ट कर लेते हैं, और एनारोबिक मड की जो वाटर लॉक कंडीशन होती है उसको भी अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके, रिक्वायर हाई सोलर रेडिएशन, दे हैव द एबिलिटी, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ब्रैकिश वाटर से फ्रेश वाटर को एब्जॉर्ब कर लें। उनके पास न्यूमेटोफर्स, जिनको बाइंड रूट्स बोलते हैं, वो रूट्स होते हैं टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रेस्पिरेशन इन एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन है तो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन में तो CO2 है नहीं, सॉरी एनारोबिक कंडीशन में O2 तो है नहीं, बट रेस्पिरेशन के लिए हमें O2 चाहिए, ठीक है। तो एनारोबिक कंडीशन में ये न्यूमेटोफर्स जो रूट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं ये लोग एनारोबिक कंडीशन से बाहर निकलने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। तो ठीक है, मैंग्रोव्स क्या है, एग्जिबिट करते हैं विविपार्टी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, विच मीन्स कि दैट इज सीड जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ। ओके, इंडिया में देखो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, देन गुजरात में। इकोसिस्टम सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विस होती है कि प्रोडक्ट ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम द इकोसिस्टम। ओके, फॉर एग्जांपल फूड है, फाइबर है, वुड है, डंक है, और ये जेनेटिक रिसोर्सेज भी इसमें ही आता है प्रोविजनिंग सर्विसेज में। रेगुलेटिंग सर्विसेज में क्या आता है, बेनिफिट ऑप्टेन फ्रॉम द रेगुलेशन ऑफ द इकोसिस्टम प्रोसेस। फॉर एग्जांपल एयर रेगुलेशन है, क्लाइमेट रेगुलेशन है, वाटर रेगुलेशन है, इरोजन कंट्रोल, पॉलिनेशन, स्टॉर्म प्रोटेक्शन, ठीक है। अब देखो कल्चरल सर्विस में क्या होता है, रिक्रिएशन, ओके, रिक्रिएशन स्पिरिचुअल, रिलीजियस, एस्थेटिक, इकोसिस्टम, ओके, एस्थेटिक, इको टूरिज्म, एस्पिरेशनल, कल्चरल हेरिटेज, ये सब आता है कल्चर में। अब आता है सपोर्टिंग सिस्टम में। सपोर्टिंग सर्विसेज में क्या है, सपोर्ट टू अदर इकोसिस्टम सर्विस, दे इम्पैक्ट ऑन द पीपल विद डायरेक्ट और विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट। सपोर्टिंग सर्विस में के एग्जांपल है न्यूट्रिएंट साइकिल पहला, दूसरा है सॉइल फॉर्मेशन, प्राइमरी प्रोडक्शन, ये सब आता है सपोर्टिंग सर्विसेज में। बायो रिमेडिएशन पता है मुझे, इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, और ये अलाउ वेस्ट टू रिसाइकिल। दो तरह का होता है, इन सितु, एक्स सितु। इन सितु में बायो वेंटिंग होती है। बायो वेंटिंग क्या होता है कि एयर और न्यूट्रिएंट्स को थ्रू वेल जो बनाते हैं ना, गड्ढा नहीं खोलते हैं, वेल, ट्यूब वेल के लिए वेल बनाते हैं, वैसे वेल बनाकर एयर न्यूट्रिशन को पहुँचाएंगे टू द कंटामिनेटेड सॉइल में। तो जो बैक्टीरिया जो रिड्यूस कर रहे हैं मोर टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, एंड ये बायोरिमेडिएशन का प्रोसेस होगा। बायोस्पैरिंग मतलब क्या होता है कि जो वाटर टेबल के नीचे जो ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाता है, तो एयर अंडर प्रेशर प्रोवाइड की जाती है बिलो द वाटर टेबल, सो दैट ग्राउंड वाटर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और वहाँ पर जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हाई टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक कन्वर्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। बायोरिमेडिएशन का मतलब क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हाई टॉक्सिक को लो टॉक्सिक में बदलते हैं, उनको इम्पोर्ट किया जाए एंड कंटामिनेट सॉइल में लाया जाए, साइड पे लाया जाए। एक्स सितु रिमेडिएशन, बायो रिमेडिएशन क्या होता है, इसका एग्जांपल है लैंड फार्मिंग। ओके, लैंड फार्मिंग क्या होता है कि लैंड कंटामिनेट सॉइल है उसको एक्सीवेट करो, देन स्प्रेड ओवर ए प्रिपेयर्ड बेड, प्रोडक्टली टिल्ट करो, एंड अनटिल, तब तक टिल्ट करते रहो जब तक कि जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं डिग्रेड ना हो जाएं, ठीक है। अब क्या है कंपोस्टिंग, इसका एक दूसरा है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इसमें नेचुरल डीके होता है, और लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग। अगला आता है बायोपाइल्स। बायोपाइल्स क्या है, हाइब्रिड है लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग का। देन बायोरिएक्टर आता है, स्पेशली डिज़ाइन कंटेनर्स होते हैं जहाँ पर हाई टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक में कन्वर्जन होता है। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच देख लो बायो रिमेडिएशन, मतलब रिमेडिएशन की। फॉर एग्जांपल फाइटो रिमेडिएशन, ये प्लांट बेस्ड रिमेडिएशन है, इसमें प्लांट हम यूज़ करते हैं। फाइटो एक्यूमुलेशन क्या होता है कि प्लांट एक्यूमुलेट कर लेता है अपने रूट, सूट और लीव्स में कंटामिनेंट्स को। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन और डिग्रेडेशन क्या होता है कि जो ये प्लांट्स होता है वो मोर टॉक्सिक फॉर्म से लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो भी टॉक्सिकेंट्स होते हैं उनको। फाइटो स्टेबलाइजेशन क्या होता है कि ये जो इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में क्या होता है, जो प्लांट्स होता है
वो जो कंटामिनेंट्स होते हैं उनकी मोबिलिटी कम कर देता है। और ज़ायरो फिल्ट्रेशन कहते हैं वाटर रेमिडिएशन टेक्निक है दैट इज़ अपटेक द कंटामिनेंट्स बाय द प्लांट रूट्स। प्लांट रूट से कंटामिनेंट्स को अपटेक करता है। इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग द कंटामिनेंट्स इन द वेटलैंड एंड एस्चुरीज। ठीक है, राइजो फिल्ट्रेशन हम यूज़ करते हैं। माइको रेमिडिएशन में माइको मतलब फंगी का यूज़ करते हैं। बायो लीचिंग का मतलब होता है रेमिडिएशन, सेम मतलब रिमूविंग मेटल फ्रॉम द सॉइल यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स। कोरल रीफ्स क्या होती हैं? कोरल रीफ्स में कोरल्स होते हैं जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतले होते हैं, जो एल्गी होती हैं। जो कोरल्स एनिमल्स होते हैं वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ वो कांस्टेंट CO2 भी प्रोवाइड करते हैं। और जो एल्गी होती है, एल्गी प्रोवाइड करती है हमें खाना, फोटोसिंथेसिस में खाना प्रोवाइड करती है। जो कलरेशन आता है वो एल्गी, जो जंतली एल्गी की वजह से आता है। ओके, जो कोरल रीफ जो बनती है वो कैसे बनती है कि जो टाइनी एनिमल्स पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स आते हैं, ग्रो करते हैं, थ्राइव करते हैं, मर जाते हैं और अपना स्केलेटन की जो कॉलोनी है वो छोड़ जाते हैं। देन उसी कॉलोनी में अगला पॉलिप्स की पूरी कॉलोनी आती है, रहती है, थ्राइव करती है एंड ग्रो करती है, देन मर जाती है, देन वो अपना स्केलेटन छोड़ जाते हैं, देन अगली आती है। ओके, अब इसमें कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स का एग्जांपल देख लो कि जो इसका टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर इनका कोरल रीफ्स का टेम्परेचर का जो रेंज है 25 से 27 होना चाहिए। ट्रॉपिकल वाटर में होना चाहिए 30 डिग्री नॉर्थ साउथ इक्वेटर से। और सैलिनिटी 30 पार्ट्स पर 1000 एंड नीड फोटिक जोन, क्लीन वाटर, नो सेडिमेंट्स नहीं चाहिए। और ये जो कोरल रीफ्स होती हैं ये लगभग अगर ओशन फ्लोर का 1% कवर की हुई होती हैं तो वो 25% मरीन फिशेस को हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं, इसलिए उनसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन इसमें देखो एक ये बात है कि कोरल रीफ्स होती हैं वो लार्जेस्ट बायोजेनिक CaCO3 का प्रोड्यूसन करती हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ जो कोरल रीफ्स हैं उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे फ्रिंजिंग रीफ है, पैचेस है, बैरियर रीफ है एंड एटोल है। इस समय क्या होता है, फ्रिंजिंग रीफ में क्या होता है कि शोर से कॉन्टिन्यूस तरीके से ये रीफ बनती हैं। पैचेस रीफ में क्या होता है कि डिसकंटिन्यूड एंड आइसोलेटेड फॉर्म रीफ बनती है। बैरियर रीफ क्या होता है कि शोर होता है, देन लगून होगा, देन रीफ होगी। ठीक है, तो ये लगून वाला जो पहले जो लैंड रहा होगा ना वो सबसाइड कर चुका है। ठीक है, इसलिए लगून बन गया, पहले ओशन यहाँ तक था। ठीक है, अभी क्या है, जब यहाँ तक था तो यहाँ रीफ बनी। ठीक है, उसके बाद जब ये एरिया सबसाइड कर गया तो ये यहाँ लगून हो गया और यहाँ पे रीफ है, तो इसे बोलते हैं बैरियर रीफ। ठीक है, अटोल क्या होता है कि सर्कुलर या सेमी सर्कुलर रीफ दैट अराइज फ्रॉम सबसाइडिंग ओशन फ्लोर प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऐसे। अब फॉर एग्जांपल ये पहले ऐसे था और यहाँ पे रीफ बनी, यहाँ पे रीफ बनी, कुछ दिन बाद ये डाउनग्रेड हो गया तो अटोल बन गया। एग्जाम्पल क्या हमारा पल्क बे है, गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पैचेस रीफ ज़्यादा पाई जाती है। निकोबार एंड लक्षद्वीप यहाँ बैरियर रीफ एंड एटोल पाए जाते हैं। अंडमान डाइवर्सिटी के हिसाब से देख लेते हैं। डाइवर्सिटी रिचनेस का आप देख लेते हैं। जो अंडमान निकोबार है, देन लक्षद्वीप आता है, देन गल्फ ऑफ मन्नार आता है, देन गल्फ ऑफ कच्छ आता है। थ्रेट देख लो, थ्रेट में इपोजोटिक क्या होता है, इपोजोटिक मतलब पैथोजन लेड ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग। जीनोबायोटिक्स मतलब क्या होता है, केमिकल लेड ब्लीचिंग। इकोलॉजी क्या होता है कि स्टडी करते हैं इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में क्या होता है कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों होते हैं। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है कि अब इसमें क्या है, इंडिविजुअल है। ठीक है, फिर पॉपुलेशन मतलब सेम स्पीसी होती है इंडिविजुअल्स की। कम्युनिटी मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीसीज होती है। इकोसिस्टम में कहता है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर है। इकोसिस्टम हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर है। ठीक है, एंड बायोम्स क्या है हमारा, लार्ज रीजन कैटेगराइज्ड बाय मेजर वेजिटेशन एंड एज वेल एज स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन, तो उसको बायोम्स बोलते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो अब देखो बायोटिक एबायोटिक दोनों होता है। अब देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो सेल्फ नरिशिंग होते हैं, ऑटोट्रॉप्स को प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। बेसिकली ग्रीन प्लांट होते हैं, बट कुछ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया भी होते हैं, एल्गी भी होते हैं। एल्गी तो मतलब का ही समझ में आता है, बैक्टीरिया भी
कुछ आउटक्रॉप्स होते हैं। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जनरली ये हार्बिसेस और वुडी प्लांट्स होते हैं, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये माइक्रोस्कोपिक एल्गीज होते हैं। कंज्यूमर जिसको हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं और फैक्टोट्रॉप्स बोलते हैं। इसे दो तरह से होते हैं कंज्यूमर्स, माइक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में होता है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये तो मैक्रो में आते हैं। माइक्रो में कहता है, माइक्रो को और भी दो नाम जानते हैं, जैसे सैप्रोट्रॉप्स या फिर ऑस्मोट्रॉप्स। इसमें आता है बैक्टीरिया और फंगी। ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। जब ये डिकम्पोज कर लेते हैं तो जो सब्सटेंस होता है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो अगेन वो इन्वायरमेंट चला जाता है, ठीक है, डिकम्पोज होने के बाद। और वही चीज़ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ये फिर से प्राइमरी प्रोड्यूसर से ये अब्जॉर्व कर लेते हैं बाद में। होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है, होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम टू ऑफ सेल्फ रेगुलेशन कैपेसिटी होती है। इकोटोन क्या होता है कि मान लो ये मरीन है, ये टेरेस्ट्रियल है, और ये कोस्टल है। तो कोस्टल क्या एक तरह से होगा, इकोटोन्स होगा। जहाँ भी इकोटोन्स होता है, इकोटोन्स कुछ भी नैरो या फिर कुछ भी वाइड रेंज के हो सकता है। ये जोन ऑफ टेंशन होता है, बिकॉज अगल बगल क्या है कि अलग अलग से इकोसिस्टम है। इट इज़ लीनियर, मतलब प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ वन स्पीसीज एंड एट द सेम टाइम प्रोग्रेसिव डिक्लाइन ऑफ अदर स्पीसीज, ठीक है। इट कंटेन सेम स्पीसीज। ये भी हो सकता है कि उस जगह पर ऐसी स्पीसीज हो वो जो इंटायरली डिफरेंट हो, एडजॉइनिंग जो इकोसिस्टम है उससे इंटायरली डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है। एज इफेक्ट में क्या होता है कि कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी जो क्वांटिटी, जो डाइवर्सिटी डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, आइदर ऑफ द टू। मतलब कुछ हो सकता है कि कुछ इकोसिस्टम ऐसे लोग हों जो कि मरीन में और टेरेस्ट्रियल में से ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं कोस्टल में, तो ऐसे को बोलेंगे एज स्पीसीज, और ये इसको बोलेंगे एज इफेक्ट। कि नीश क्या होता है कि फंक्शनल, जहाँ पर स्पीसीज अपने फंक्शनल रोल परफॉर्म करती है उसको नीश बोलते हैं। और नीश क्या है, बहुत ही यूनिक होता है फॉर द स्पीसीज। कई टाइप के होते हैं, हैबिटेट नीश होता है, फूड नीश होता है, प्रोडक्टिव नीश जहाँ भी लोग रहते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। लोटिक मतलब लोटा, जो भी धनकता वो लोटा। लोटिक मतलब मूविंग वाटर, से स्प्रिंग है, रिवर है, ये सब मूविंग वाटर। लेंटिक का मतलब स्टैग्नेंट वाटर, लाइक पॉन्ड है, पूल है, लेक्स है, ओके। एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक सिस्टम जो होता है उसको बायोम्स नहीं बोलते हैं, और ये डिवाइड होते हैं डिस्टिंक्ट लाइफ जोन में, और ये डिपेंड करता है सैलिनिटी पे, लेवल ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स में, वाटर टेम्परेचर में, डेप्थ ऑफ सनलाइट में, इस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी ठीक है, एस्चुरीज में जो मिक्सिंग ऑफ वाटर और ओशन वाटर होती है बिकॉज ऑफ टाइड्स होती है। बायोस्फीयर में जो लाइफ का जो हिसाब किताब है वो 20 मीटर बिलो द ओशन से लेकर 6000 मीटर तक, 200 मीटर बिलो द ओशन से लेकर 6000 मीटर तक। ठीक है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या है, ये 3 फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एनर्जी का फ्लो, न्यूट्रिएंट का रिसाइकिल और इकोनॉमिक सक्सेशन। एनर्जी फ्लो में आता है फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड। न्यूट्रिएंट साइकिल में आता है दो तरह से होती हैं, गैसेस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसेस साइकिल में CO2, कार्बन एंड नाइट्रोजन, और सेडिमेंट्री साइकिल में होता है फास्फोरस एंड सल्फर। एनर्जी फ्लो में यूनिट डायरेक्शन होता है, एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिट डायरेक्शन होता है। फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड। अभी इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में देखते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं, बायोमास के फॉर्म में हो सकते हैं, और एनर्जी के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो बायोमास और नंबर का जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, बट जो एनर्जी का होता है वो हमेशा अपवर्ड ही रहेगा। अभी बायोमास के बारे में देखते हैं। बायोमास क्या होता है कि किसी एक ट्रॉपिक लेवल का किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब में जितने भी वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका सबका ड्राई वेट, और इसको ग्राम पर मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी मोस्ट सुटेबल मोस्ट सुटेबल है इफ़ कंपेयर द फंक्शनल रोल्स ऑफ द ट्रॉपिक लेवल एट डिफरेंट इफ़ कंपेयर द फंक्शनल रोल ऑफ द ट्रॉपिक लेवल। तो ये रिफ्लेक्ट करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। इकोलॉजिकल पिरामिड हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में बायोमैग्निफिकेशन को। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रॉपिक का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे टॉक्सिसिटी की जो कंसनट्रेशन वही बढ़ती जाती है। बायोकम्युलेशन क्या होता है, ये बताता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस था वो चेन में इंटर कैसे किया। ठीक है, अब बायोमैग्निफिकेशन अगर हो रहा है तो उसमें जो टॉक्सिक एलिमेंट है उसके पास कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो लॉन्ग लिव, लंबा जिए, मोबाइल हो, और सॉल्युबल इन फैट में सॉल्युबल, ना कि वाटर में सॉल्युबल होगा तो एक्सक्रीट करके निकल जाएगा, एंड बायोलॉजिकली एक्टिव भी हो। अब सक्सेशन क्या होता है कि सक्सेशन में सबसे पहले समझ लो
कि प्राइमरी स्पीसीज होगी, लास्ट में कॉम्प्लेक्स स्पीसीज आती है, बीच में सीरीज होती है। ठीक है, अब प्राइमरी जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है सक्सेशन की, उसमें क्या होता है कि पूरा प्रोसेस जो होता है कि प्राइमरी स्पीसीज सीर सारी आ गई, देन कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस होता है उसमें उसके कुछ करेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इस पूरे इंटर प्रोसेस में जो प्रोडक्टिविटी होगी तो इंक्रीज़ हो रही होगी। फिर क्या है, द शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिजर्वायर, ये जहाँ भी हो रहा होगा, मान लो ये जैसे चट्टान में हो रहा है तो चट्टान के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो वहाँ से शिफ्ट मार रहे होंगे और इस पूरे प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे होंगे। इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिम्स की डाइवर्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आते आते काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, बहुत सारे ऑर्गेनिम्स आ जाएंगे। ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड वेब, कॉम्प्लेक्स जब कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनेगी तब बहुत सारे स्पीसीज रहेंगे, तो कॉम्प्लेक्स वेब फूड वेब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका होगा तब तक। प्राइमरी सक्सेशन में फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स लाइकन मॉसेस LML माइक्रोब्स लाइकन मॉसेस, ये एग्जांपल है प्राइमरी सक्सेशन जो स्पीसीज के। अभी क्या होता है कि जो पाइनर होते हैं थ्रू दिस, जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो डीके होता है उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मैटर्स के पैचेस छूट जाते हैं, जिसमें कि स्मॉल एनिमल्स रह सकते हैं। अभी यही ऑर्गेनिक मैटर हैं वो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो जिस जगह पे वो होते हैं उसका जो सब स्ट्रेटम होता है वो डिज़ोल्व करता है एंड न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करता है, एंड फर्दर ये एक्टिविटी होती रहती है। ठीक है, ये प्राइमरी सक्सेशन की स्टार्टिंग की बात है। सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर होता है प्राइमरी सक्सेशन से, बिकॉज ये वेल डेवलप्ड सॉइल पे होता है। ठीक है, अभी सक्सेशन के भी दो प्रकार होते हैं, जैसे ऑटोजेनिक, एलोजेनिक। ऑटोजेनिक मतलब कहते हैं सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट द लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी पर सक्सेशन हो रहा है उसी कम्युनिटी के इनहेबिटेंट्स लेके आए हो तो ऑटोजेनिक है। अगर आउटसाइडर फोर्सेस की वजह से सक्सेशन हो रहा है तो एलोजेनिक है। ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन क्या होता है कि जब जो ग्रीन प्लांट्स अगर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन बोलेंगे, और हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन में हेटरोट्रॉप्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अभी मेटल और डिजीज़ जैसे मरकरी Hg, मीनामाटा, कैडमियम, इटाई, एक्सेस नाइट्रेट, NBS, ब्लू बॉडी सिंड्रोम, BS ब्लू बॉडी सिंड्रोम। अभी इसमें मिथाइल मेथीमोग्लोबिन ये सब होता है। इसमें ब्लू बॉडी सिंड्रोम में ज़्यादा मिला के समझ लो शरीर नीला पड़ जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती सही से, ऑक्सीजन सप्लाई से नहीं मिल पाती। फ्लोराइड मतलब फ्लोरोसिस होता है, उसमें न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर होता है, टीथ डिफॉर्मिटी आ जाती है। आर्सेनिक में ब्लैक फुट डिजीज़ होती है, ओके, आर्सेनिक की वजह से। इसमें क्या होता है कि ओवर एक्सप्लॉटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से आर्सेनिक का कंटामिनेशन होने लगता है। वाटर पोल्यूशन को रोकने के कुछ मेथड्स हैं, रखे राइपेन बफर है, वाटर हाइसिन एक तरीका है। वाटर हाइसिन क्या करता है, ये कैन प्योरीफाई कर सकता है वाटर को, टेकिंग टॉक्सिक मेटल्स एंड ऑयल जो स्पिल जो होते हैं उनको भी दूर करने का कुछ तरीका है। फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री जो होती है उसमें से ब्रेगोली प्रोड्यूस होता है बाई प्रोडक्ट, उसका यूज़ कर सकते हैं। सॉ डस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ऑयल जैपर का यूज़ कर सकते हैं ऑयल स्पिल को काउंटर करने के लिए। फ्लाई ऐसा रहता है उसमें जो हमारा 3 एलिमेंट से सबसे इम्पॉर्टेंट है सैक, सिलिका, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ये सब पाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैल्शियम भी पाए जाते हैं। इसका अब देखो जो ड्राई ऐश रहेगा उसको कैप्चर करने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब ड्राई ऐश में कुछ यूज़ कर क्या सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, ब्रिक्स इंडस्ट्री में कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट एंड में कर सकते हैं, एंड क्रॉप ईल्ड में को बढ़ाने में कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर कैपेसिटी बढ़ाने में कर सकते हैं। वही पार्टिकुलर मैटर जो होता है उसको उसमें जैसे मान लो पार्टिकुलर मैटर को हमें कम करना है एयर से तो हम अरेस्टर का यूज़ करेंगे, और हमें इफ़ यू वांट टू क्लीन द एयर फ्रॉम द बोथ डस्ट एंड गैसेस तो हम स्क्रबर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब गैसेस पॉल्यूटेंट्स को हम दूर करने के लिए हमें कंबशन का यूज़ करते हैं, एब्जॉर्प्शन का यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट है उसको क्लीन करने के लिए हमें कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कहता है ये रिड्यूस करता है द पोटेंशियल हैजार्ड ऑफ NOx। या फिर हम लेड फ्री पेट्रोल का यूज़ करें। ओके, प्यूट्री स्कीबिलिटी ये होता है, क्या होता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अपोजिट है एनारोबिक
एरोबिक जो डिग्रेडेशन होता है उसका अपोजिट। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ डिग्रेडेशन करो ऑर्गेनिक मैटर का। अभी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में अंतर क्या है? इसमें 8 होते हैं, इसमें 12 होते हैं, 7 7 दोनों में बराबर होते हैं, सेम होते हैं। 7 क्या है? PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, O3 और PB, ये सब कॉमन होता है। अनकॉमन क्या होता है? जो कॉमन नहीं होता है वो है ये पार्ट, तो ये होता है NH3, ये कॉमन नहीं होता है NH3। एयर क्वालिटी इंडेक्स में तो होता है बट नेशनल एयर क्वालिटी एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं होता है, ठीक है। जो इसमें जो 12 होते हैं, इसमें 7 के बाद 5 और होते हैं, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया और बेंजोपायरिन, ये होता है। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स दोनों को CPCB ने बनाया, CPCB ने बनाया है, ठीक है। बायोगैस पढ़ चुके हैं क्या होता है? एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, CH4 देन CO2 देन H2S। ओके, कंबशन इनकार्नेशन का होता है एक्सेस O2 में हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और वहाँ से स्टीम बनती है। देखो अब 3 तरह की इसमें प्रोसेस होती है। कंबशन होता है, गैसिफिकेशन होता है, पायरोलिसिस होता है। कंबशन में तो बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। गैसिफिकेशन में बहुत कम ऑक्सीजन होता है, रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर कंबिनेशन में कम होता है। पायरोलिसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन होता ही नहीं है और यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होता है, ठीक है। अभी देखो ये प्रोसेस होगा, ठीक है। अब पायरोलिसिस देख लो, ये केमिकल डिकम्पोजिशन है, यहाँ हीट होती है, O2 नहीं होता है, यहाँ पे सिन गैस प्रोड्यूस होती है। सिन गैस का फॉर्मूला क्या है? सिन गैस का फॉर्मूला है H2 हाइड्रोजन, H2 और CO2 और CO, ठीक है। सिन गैस का फॉर्मूला देख लो। सिन गैस का क्या है? H2CO, CO, ये सिन गैस है। इसमें 3 एलिमेंट हैं, H2O, CO, CO2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पायरोलिसिस में जो सिन गैस बनती है। अब गैसिफिकेशन में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ O2 होती है, वहाँ प्रोड्यूसर गैस बनती है जो कि CO और N2 की का मिक्सचर होता है। कहीं कहीं पे ये भी लिखा रहता है कि यहाँ पे सिन गैस मिलती है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। बट गैसिफिकेशन में प्रोड्यूसर गैस बनती है जो कि CO और N2 का रिजल्ट है। कंबशन इनकार्नेशन तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है,